Hello students, hope you all are fine. As we were going on with our essays with our prose section, and we were doing the writer Joseph Edison, who has given two essays, and in our course there are two essays, that is Sir Roger at Theatre and On the Whims of Lottery Adventurers. ठीक है, तो जैसे मैंने आप सभी को बताया था, who was Joseph Edison, I have given you an introduction and I have also given you a summary of the essay Sir Roger at Theatre. So now today we will do the next essay, that is On the Whims of Lottery Adventurers. So as you all know that Joseph Edison, who was born in 1672 and he died in 1719, he was a very famous essayist and even he was a poet and playwright and also a politician. मतलब कि जोसेफ एडिसन जो पैदा हुए थे कब 1672 में और जिनकी डेथ हुई थी 1719 में, वो एसेइस्ट होने के साथ साथ मतलब कि एसेज लिखने के अलावा पोएम्स भी लिखते थे और जो प्लेज होते हैं, जो ड्रामा होते हैं, वो भी वो लिखा करते थे एंड ही वॉज ऑल्सो एन पॉलिटिशियन. ठीक है, एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या था, उनके दो कलेक्शन थे एसेज के जिनका नाम था द स्पेक्टेटर मैगजीन एंड एज वेल एज द टेटलर. ठीक है, और ये दोनों मैगजीन्स जो थी वो उन्होंने किसके साथ फाउंड की थी, ही फाउंडेड दीज मैगजीन अलॉन्ग विद रिचर्ड स्टील हु इज़ द नेक्स्ट एसेज. मतलब कि जिनके एसेज हम अब इसके बाद पढ़ेंगे एडिसन के बाद, वो है रिचर्ड स्टील, और एडिसन और रिचर्ड ने मिलकर इन दोनों मैगजीन्स को फाउंड किया था, दैट इज़ द स्पेक्टेटर एंड द टेटलर. ठीक है, so now in my screen also you all would be seeing the name of the essay On the Whims of Lottery Adventurers, on the WHIMS Whims of Lottery Adventurers. So students, if we will see the title of our essay, that is On the Whims of Lottery Adventurers. So what is the meaning of this title? ठीक है, WHIMS जो word है whims, the meaning of whims is आप बोल सकते हैं सनक या एक इम्पल्स. ठीक है, एंड लॉटरी एडवेंचरर्स यहाँ पर होते हैं, जैसे आप पहले के ज़माने में सुनते थे कि हमारी लॉटरी लगी है, मीन्स टू विन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी और एनीथिंग विद बाइल प्लेइंग अ लॉटरी टिकट्स. ठीक है, तो उस वक्त जो लॉटरी टिकट्स हुआ करते थे उन्हीं को लेके ये ऐसे है कि at that time how people used to spend their time, how people used to, you can say, waste your time on buying different lottery tickets. ठीक है, अपना जो किस्मत आजमाने के लिए जो पहले के ज़माने में लोग लॉटरी टिकट्स खरीदा करते थे और कभी कभार वो जीत भी जाते थे, तो उसी चीज़ को देखते हुए ये राइटर ने ये ऐसे लिखा हुआ है ऑन द विम्स ऑफ लॉटरी एडवेंचरर्स. मतलब कि लॉटरी एडवेंचरर्स जो है उनकी जो सनक है किस चीज़ की, अलग अलग नंबर्स डिसाइड करने की, और उन नंबर्स से उन्हें भरोसा होता है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी लॉटरी टिकट को जीत सकते हैं. तो उसी बेसिस में ये राइटर ने जो है आपका ये ऐसे लिखा हुआ है ऑन द विम्स ऑफ लॉटरी एडवेंचरर्स. ठीक है, so now you all can see that in the first line the writer has given an example, or he has given a very good example of an ass. Some ludicrous schoolmen have to put the case that if an ass were placed between two bundles of hay which affected his sense equally on each side and tempted him. ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में ही राइटर ने दिया हुआ है एक एग्जाम्पल की कुछ लोगों को सामने अगर ये केस रखा जाए, क्या केस रखा जाए, दैट इफ एन एस वर प्लेस्ड बिटवीन टू बंडल्स ऑफ हे. ठीक है, एस यू ऑल नो कौन होता है, जानवर होता है एक. ठीक है, सो अगर उसके सामने टू बंडल्स ऑफ हे यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोई भी घास वगैरह. ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि अगर एस के सामने कोई दो घास के बंडल रख दिए जाएं और जो क्या कर रहे हैं उसके सेंसेस को इक्वली अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ के सामने, आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपके सामने दो अलग अलग जो हैं बहुत ही डिलीशियस जो डिश रखी हुई हैं आपके सामने, तो वो दोनों आपको क्या करेंगी, इक्वली आपको टेम्प्ट करेंगी, मतलब कि आप इक्वली उससे अट्रैक्ट हो गए एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिसाइड दैट विच डिश यू हैव टू ईट. तो यहाँ पर एस का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर उसके आसपास दो घास के बंडल रख दिए जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो कौन सा पहले खाए. ठीक है, ही विल बी कंफ्यूज दैट विच वन ही हैज़ टू ईट अमंग दोज टू बंडल्स ऑफ हे एंड टेम्प्टेड हिम इन द वेरी सेम डिग्री. टेम्प्टेड मतलब लालच देना, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि उसको वो सेम डिग्री मतलब कि बराबर लालच दे रही हैं दोनों चीज़. वेदर इट वुड बी पॉसिबल टू फॉर हिम टू ईट ऑफ ईदर. मतलब कि अब जो देखिए आपको जो राइटर है यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर पॉसिबल रह सकेगा किसके लिए, उस एस के लिए, कि वो कौन सा वाला जो है उसमें से बंडल ऑफ हे में से कौन सा वाला वो
अपना ईट करेगा. दे जनरली डिटरमाइन दिस क्वेश्चन टू द डिसएडवांटेज ऑफ द एस who they say would starve in the midst of plenty as not having a single grain of free will to determine him more to the one than to the other. ठीक है, अब देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर राइटर कि ये एक डिसएडवांटेज है किसके लिए, एस के लिए. मतलब कि अगर दो बंडल वहाँ पर हे के रखे हुए हैं, घास के रखे हुए हैं, तो वो एक डिसएडवांटेज है उस एस के लिए, अच्छी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि वो ये ही डिसाइड करते रह जाएगा कि मैं कौन सा जो बंडल है वो पहले कंज्यूम करूँ. एंड इन this because of this confusion only he will not be able to eat a single grain of free will. मतलब कि वो कोई भी उनमें से चूज़ करने में ही उसका जो सारा समय है वो बीत जाता है और वो दोनों को में से कोई भी एक चीज़ नहीं खा पाता है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबके कि यहाँ पर किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. जो मेडिवियल फिलोसफर्स थे हमारे, मतलब कि उस वक्त जो मेडिवियल फिलोसफर रहे होंगे उन्होंने कभी कोई एक ऐसी एग्जाम्पल दिया होगा कि कोई अगर डोंकी, एस यहाँ पर आप डोंकी है, ठीक है, तो डोंकी के सामने, गधे के सामने अगर आप दो घास के बंडल रखोगे तो वो यही सोचते रह जाएगा कि कौन सा घास का बंडल मैं पहले खाऊँ, और इसी सोच में, इसी उधेड़ बुन में वो क्या रह जाता है, अंत में भूखा रह जाता है. ठीक है, तो यही एग्जाम्पल देते हुए राइटर ने यहाँ पर इसको किससे कंपेयर किया है, जो हमारे लॉटरी एडवेंचरर्स हैं, मतलब कि जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और किस बेसिस पे, लॉटरी के टिकट्स खरीद के. ठीक है, सो नाउ यू ऑल कैन सी दैट इन द टेक्स्ट ऑल्सो, दिस वन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू ऑल. ठीक है, ये टेक्स्ट मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो नाउ सी एवरीवन दैट as Those who this is starve in the midst of the plenty as not having a single grain of free will to determine him more to the one than to the other. मतलब कि midst of plenty में यहाँ पर क्या मतलब है कि बहुत अधिक जब आपके सामने चीज़ें होती हैं तो उस अधिक के सामने आप चूज़ करने में ही अपना समय जो है गवा देते हैं और आपके समझ में नहीं आता है that which one you can consume. The bundle of hay on either side striking his sight and smell in the same proportion. यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, कि बंडल ऑफ हे मतलब कि जो उसके अगल बगल बंडल ऑफ हे है, मतलब कि घास है, तो वो उसको सेम प्रपोर्शन में लालच दे रहे हैं. वुड कीप हिम इन अ परपेचुअल सस्पेंस लाइक द टू मैग्नेट्स विच ट्रेवलर्स हैव टोल्ड अस आर प्लेस्ड ऑन वन ऑफ देम इन द रूफ एंड द अदर इन द फ्लोर ऑफ मोहम्मद बरिंग प्लेस एट मक्का एंड बाय दैट मीन्स से दे पुल द इम्पोस्टर्स आयरन कॉफिन विद सच एन इक्वल अट्रैक्शन दैट इट हैंग्स इन द एयर बिटवीन बोथ ऑफ देम. अब देखिए यहाँ पर उसने एक और एग्जाम्पल दिया है. ठीक है, एक तो एग्जाम्पल दिया है दैट द bundle of hay which are kept in front of that donkey, and another example he has given of Makkah Medina. ठीक है, he is saying that ट्रैवलर्स ने बताया है, ट्रैवलर्स हैव टोल्ड अस मीन्स जो भी ट्रैवल करते हैं मक्का को, उन्होंने हमें बताया हुआ है दैट देयर इज़ ऑन द रूफ एंड अंडर द फ्लोर ऑफ मोहम्मद्स बरिंग प्लेस एट मक्का. मतलब कि वहाँ जो मक्का मदीना जो उनका जो भी उनकी पायस प्लेस है, तो वहाँ पर क्या किया हुआ है, दो बड़े बड़े मैग्नेट्स रखे हुए हैं. ठीक है, एक मैग्नेट कहाँ रखा हुआ है, रूफ में, मतलब कि छत में, और एक मैग्नेट कहाँ रखा हुआ है, ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है. ठीक है, और वहाँ पर क्या है, उस बीच में एक कॉफिन है जो कि किस चीज़ का है, लोहे का, आयरन का है. ठीक है, अब आप देखिए अगर मैग्नेट है, एक मैग्नेट आप ऊपर रखते हैं और एक मैग्नेट नीचे रखते हैं, तो बीच में जो आयरन कॉफिन है, सेम डिस्टेंस अगर दोनों मैग्नेट और उस आयरन कॉफिन के बीच में है, तो वो कॉफिन क्या करेगा, बीच में लटकता हुआ रहेगा. मतलब कि ना ही वो नीचे गिरेगा ना ही वो ऊपर की तरफ जाएगा. बिकॉज ऑफ द सेम डिस्टेंस इट विल फेस एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एंड इट विल हैंग इन बिटवीन ऑफ दैट रूम. ठीक है, तो वो जो मक्का मदीना है वहाँ पर भी क्या है, एक आयरन, एक जो आपका मैग्नेट है वो छत में लगा हुआ है और एक मैग्नेट जो है वो फ्लोर पे लगा हुआ है, और जिसकी वजह से बीचों बीच में जो आयरन का कॉफिन है, जहाँ पर जो भी मोहम्मद हैं वो रखे हुए हैं. ठीक है, तो वो जो कॉफिन है तो वो क्या है, बीचों बीच में लटका हुआ है. ठीक है, so see, floor of Muhammad burying place at Makkah, and by that means say they pull the imposter's iron coffin with such an equal attraction that it hangs in the air between both of them. मतलब कि हवा में जो वो मोहम्मद का burying place है वो लटका रहेगा. ठीक है, as for the as behavior in such a nice circumstances, whether he would starve sooner than violate his neutrality to two bundles of hay. ठीक है, so here they are again saying that it is same for the behavior of as also. Why? Because he is also so much
much confused that which to eat, and because of which he remains starving, or he remains without any food. I should not presume to determine but only take notice of the conduct of our own species in the same perplexity. अब देखिए in our own species से यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, what the writer is trying to say, two examples he has given, and now he is saying that in our species also means in human beings also there is the same perplexity. The meaning of perplexity here is confusion. ठीक है, इंसान भी वो क्या कहना चाहता है, हमेशा इसी confusion में रहते हैं जब वो बहुत ज़्यादा, ठीक है. The writer is here just trying to give an example. By this example he is just trying to explain that whatever a person is having, whatever a person is deserving, he has to be happy in that things only. मतलब कि जो भी आपके पास है, जो भी आप डिज़र्व कर रहे हैं और गॉड ने आपको गिफ्ट किया हुआ है, वेदर इट विल बी अ नॉलेज, वेदर इट विल बी द money which you are having, a human being should be happy in those little amount of things only, and he should stop asking, or he should not stop just dreaming to get more and more. मतलब कि जितना भी आपको मिला है आपको उसी में खुश रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के चक्कर में हमेशा इंसान क्या रहता है, दुखी रहता है. तो यहाँ पर भी राइटर यही कहना चाह रहे हैं बाय गिविंग दीज टू एग्जाम्पल्स कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा रखेंगे तो हम हमेशा क्या रह जाएंगे, दुखी रह जाएंगे. इफ़ अ पर्सन wants to be happy, then he should be always you can say he should be always happy in whatever the things he is having, not on the things which he is desiring to get. ठीक है, तो आपका ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, it is all about this only. In the first paragraph of this essay on the whims of lottery adventurers, writer has given first two examples, and by these example he is just trying to say that a person should remain happy in whatever he is having, and he should not always desire to get more and more. ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लेंगे, टेक्स्ट आप एक बार पढ़ लेंगे फर्स्ट पैराग्राफ अपना, and if you would be having any problem, then you can ask in the comment section. Okay, thank you everyone, have a nice day ahead. We will talk about the next paragraph in our next lecture.